हाय, दिस इज गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन को। देखिए, एग्जीक्यूशन क्या है ये सीपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, पर अगर हम इसको जनरली देखें तो क्या है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सूट फाइल कर देने के बाद ट्रायल चला, ट्रायल के बाद डिक्री पास हुई। डिक्री पास हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो डिक्री होल्डर लेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो उस डिक्री को सेटिस्फाई करवाए। अब इस डिक्री को सेटिस्फाई करवाने के लिए उसे जुडिशियल प्रोसेस को दोबारा से अडॉप्ट करना होगा। इसी अपनी डिक्री को सेटिस्फाई कराने के लिए वो जिस जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है उसे ही हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट मनी रिकवरी का। मान लेते हैं कि ये 50 लाख रुपए थे जो कि ए ने सूट फाइल किया कि मैंने बी से लेने हैं 50 लाख रुपए। पूरा ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने ये डिक्री पास कर दी ए के फेवर में कि हाँ, इसका 50 लाख रुपए बनता है जो कि इसको बी से लेना है। डिक्री पास हो जाने के बाद अब बारी थी कि क्योंकि अब बी की ये ड्यूटी बनती है कि वो 50 लाख रुपए दे दे, पर फिर भी डिग्री पास हो जाने के बाद भी वो इन 50 लाख को ए को नहीं देता है। तो अब ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट करे अपनी इस डिग्री को सेटिस्फाई कराने के लिए। वो क्या करेगा? अपनी इस डिग्री को सेटिस्फाई कराने के लिए कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करेगा। अब एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोविजन और सीपीसी में वो प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर भी होता है। कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है तो उसको भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, और अगर कोर्ट ने डिक्री पास की है तो उसे भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अब एग्जीक्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सब्सटैंटिव प्रोविजन और दूसरा है प्रोसीजरल प्रोविजंस। सब्सटैंटिव प्रोविजन जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं वो आपको दिए गए हैं सेक्शन 36 से सेक्शन 74 तक। उसके साथ ही जो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं वो आपको दिए गए हैं ऑर्डर 21 में, जिसमें कि अगर आप ऑर्डर 21 देखें तो ऑर्डर 21 में टोटल 106 रूल्स हैं। ये ऑर्डर 21 सीपीसी का अकेला एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर इतने सारे रूल्स दिए गए हैं। ये बात आपको पूछी जाती है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि किस ऑर्डर में 106 रूल्स हैं या फिर ऑर्डर 21 में कितने रूल्स हैं। अब क्योंकि यहाँ इतने सारे रूल्स देखकर शायद ही हम में से कोई होगा जिसने ये सारे रूल्स पढ़े होंगे, और ये बात ठीक भी है कि 106 रूल्स जो ऑर्डर 21 में दिए गए हैं ये सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ इन प्रोविजंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो इन्हीं में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन किस कोर्ट के सामने फाइल की जाती है, एग्जीक्यूशन के मोड्स क्या क्या हैं, क्या एग्जीक्यूशन में अरेस्ट और अटैचमेंट हो सकती है, अगर अटैचमेंट हो सकती है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच नहीं होंगी, क्या इस एग्जीक्यूशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रेज कर सकता है, और अगर हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन रेज करता है तो उसकी फिर क्या रेमेडीज हैं। ये सारी बातें की गई हैं इन प्रोविजंस में। पर ध्यान रहे कि ये जो ऑर्डर 21 में 106 रूल्स हैं, इन सभी रूल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब साथ ही इन प्रोविजंस को आगे डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोर्ट ने जब डिक्री पास कर दी तो ये हमें पता है कि डिक्री पास हो गई और फिर भी ये जो जजमेंट डेटर है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें डिक्री एग्जीक्यूट करानी होगी। अब एग्जीक्यूट तो करानी है, पर इस एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन पीरियड क्या है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए लिमिटेशन पीरियड होता है 12 ईयर्स जनरली, पर अगर डिक्री मैंडेटरी इंजंक्शन की पास हुई है तो इस केस में हमारे पास लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। अब स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन का सब्सटेंटिव पोर्शन। सेक्शन 36 से सेक्शन 36 डील करता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। देखिए, यहाँ सेक्शन 36 में सिंपल ये बात की गई है कि जो भी प्रोविजन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे लगते हैं ये सभी प्रोविजन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पर भी अप्लाई होते हैं। तभी हमने यहाँ ऊपर जो हेडिंग लिखी थी वो लिखी थी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर पे भी ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं, ये बात की गई है सेक्शन 36 में। उसके बाद आते हैं सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 डील करता है
डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिक्री। देखिए यहाँ क्या है कि एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ फाइल होगी, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है। तो ये बात कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है ये कौन सी कोर्ट होगी, इस कोर्ट को डिफाइन किया गया है एक अलग सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 37, जो कि मेनली इसी बात से डील करता है कि इन सभी प्रोविजंस में जो कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं, जहां पर भी ये वर्ड्स कोर्ट विच पास द डिक्री आएगा तो इसका क्या मतलब है और इसमें कौन कौन सी कोर्ट इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि डिक्री अगर किसी एपिलेट कोर्ट ने पास करी है, एपिलेट कोर्ट कैसे डिक्री पास करेगी, ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास करी, जो भी पार्टी थी वो अपील में चले गए, अब अपील में वो डिक्री फाइनलाइज हो गई। तो अगर एपिलेट कोर्ट ने भी ये डिक्री पास करी है तो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी उसे आप कहेंगे कोर्ट विच पास द डिक्री, यानी कि जिसके सामने पहली बार ये सूट फाइल हुआ था फर्स्ट इंस्टेंस में, वो कोर्ट होगी जिसके सामने अब ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगेगी इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की। उसके बाद क्लोज बी में ये कहते हैं कि क्लोज ए में जो हमने वर्ड यूज किए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो होगी उसे आप कहेंगे कोर्ट विच पास द डिक्री। तो ये जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अगर ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है या फिर जब इन्होंने डिक्री पास करी उस टाइम इनके पास जुरिस्डिक्शन था, डिक्री पास हो जाने के बाद अब इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन था वो सीज हो चुका है या किसी और कारण से ये कोर्ट सीज हो गई है, तो फिर किस कोर्ट को आप कहेंगे कोर्ट विच पास द डिक्री, यानी कि ये डिक्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फिर किस कोर्ट के सामने लगेगी। तो इसके लिए कहते हैं कि वो कोर्ट जिसके सामने अगर पहले सूट फाइल हुआ होता तो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता, तो ऐसी कोई कोर्ट है तो उसके सामने हम इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को लगाएंगे और उस कोर्ट को हम कहेंगे कोर्ट विच पास द डिक्री। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि जब सूट फाइल किया गया तो वो 2017 में फाइल किया गया, मान लीजिए कोर्ट ए के सामने ये सूट फाइल किया गया, कोर्ट ए ने 2017 में ये सूट फाइल हुआ, मान के चलते हैं 2018 में कोर्ट ए ने डिक्री पास कर दी। जब कोर्ट ए थी उसके साथ ही कोर्ट बी थी जिसके पास इस सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन था। अब ये डिक्री पास हो गई, डिक्री पास होने के बाद आया डिक्री की एग्जीक्यूशन का टाइम। जब डिक्री की एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो उस टाइम पे जो ये कोर्ट ए है ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस टाइम ये डिक्री किसके पास एग्जीक्यूट हो सकती है, इस कोर्ट बी के पास, क्योंकि उस 2017 में इस कोर्ट बी को जुरिस्डिक्शन था कि वो इस सूट को ट्राई कर सके। तो क्योंकि पहले इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था तो अब ये कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। यही बात की गई है क्लोज बी में। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में ये इस क्लोज बी में जो फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट की बात की गई थी उसी को क्लियर करते हैं। यहाँ ये एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि जैसा कि हमने क्लोज बी में पढ़ा कि अगर फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट हो गई है या उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन किसके पास लगेगी। तो एक्सप्लेनेशन में ये बात करते हैं कि एक कोर्ट सिर्फ इस कारण से सीज टू एग्जिस्ट नहीं होगी कि डिक्री पास कर देने के बाद इस कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन था उस जुरिस्डिक्शन में से एक कुछ पार्ट किसी दूसरी कोर्ट के पास चला गया है। क्या बात की गई है एक्सप्लेनेशन में, सबसे पहले ये समझिए एक कोर्ट के पास इतना जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन में ये जो इस जुरिस्डिक्शन का फोर्थ पार्ट है ये मान लीजिए किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में चला गया। तो वो कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट जिसके पास पहले इतना जुरिस्डिक्शन था जब उसने डिक्री पास करी थी, पर डिक्री पास कर देने के बाद क्या हुआ, ये जो फोर्थ हिस्सा है या कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा है इस जुरिस्डिक्शन का वो किसी और कोर्ट के पास चला गया, तो कोर्ट 2 के पास इसका जुरिस्डिक्शन जाने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट 1 का जुरिस्डिक्शन सीज हो गया है। इस केस में जब उस जुरिस्डिक्शन का कुछ हिस्सा किसी और कोर्ट के पास चला गया जिसे कि हमने नाम दिया है कोर्ट 2, तो इस केस में क्या होगा, इन सभी केसेस में कोर्ट 2 के पास भी जुरिस्डिक्शन है इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का। अगर उस पहले वाले दिन पे सूट इस कोर्ट 2 के पास
कि इस कोर्ट 2 के पास फाइल हुआ होता तो इस कोर्ट 2 के पास तब भी जुरिस्डिक्शन था इस सूट को ट्राई करने का, तो अब भी जुरिस्डिक्शन होगा इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का। इस एक्सप्लेनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बी पार्ट को क्लियर करने के लिए। बी पार्ट में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, तो उस कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगेगी जिसके पास पहले जुरिस्डिक्शन होता है इस सूट को ट्राई करने का। तो एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि एक कोर्ट जिसके पास पहले इतना जुरिस्डिक्शन था उसमें से कुछ पार्ट किसी और कोर्ट के पास चला गया है, तो इससे हम ये नहीं मानेंगे कि फर्स्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सीज हो गया, पर साथ साथ जिस कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन गया है उसे भी जुरिस्डिक्शन होगा इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का, अगर ये सूट फाइल करने का जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट 2 के पास उस पहले वाले दिन पर होता जब ये सूट फाइल किया गया। आई होप सेक्शन 37 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 37 में मेनली बात की गई थी कोर्ट विच पास द डिक्री क्या होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन किस कोर्ट के सामने आप लगा सकते हैं, उसी कोर्ट की बात की गई है सेक्शन 37 में। उसके बाद आते हैं सेक्शन 39 पर, जो कि डील करता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, यहाँ सेक्शन 39 में बात की गई है कि कौन सी कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। तो उसके लिए ये कहते हैं कि डिक्री एग्जीक्यूट करेगी एक कोर्ट जिसने ये डिक्री पास करी है, या फिर वो कोर्ट जिसके पास इस डिक्री को भेजा गया है एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये कोर्ट जिसने ये डिक्री पास किए है, देखिए अगर आप इस वर्डिंग को देखें तो इन्होंने लिखा है कोर्ट विच पास द डिक्री। तो ये बात हम सेक्शन 37 में डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट विच पास द डिक्री में कौन कौन सी कोर्ट इंक्लूड होगी। तो यहाँ ये सेक्शन 39 में सिर्फ यही बात कहते हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो इसे एग्जीक्यूट करेगी, या फिर इस कोर्ट ने जिस दूसरे कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री भेजी है वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 39 पे, जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। देखिए, यहाँ सेक्शन 39 में क्या बात की गई है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उस कोर्ट के सामने अगर डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, तो कोर्ट अगर इन कंडीशन से सेटिस्फाई होती है तो उस डिक्री को किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर कर देगी। कब? जब डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा इस डिक्री कोर्ट के सामने। तो यहाँ ये बात करते हैं जिस कोर्ट के सामने जिसने डिक्री पास करी थी उस कोर्ट के सामने अगर ये डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दो, तो कोर्ट देखेगी कि क्या जजमेंट डेटर यानी कि जिसके खिलाफ ये डिक्री पास हुई है क्या वो वॉलंटरली किसी और जुरिस्डिक्शन में रहता है, वहाँ पे कैरीज ऑन बिजनेस करता है, या फिर वर्क फॉर गेन करता है। तो अगर कोर्ट इस कंडीशन से सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट इस डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे इस डिक्री को ट्रांसफ़र कर देगी उस कोर्ट के पास जहां ये रहता है, बिजनेस करता है या वर्क फॉर गेन करता है। उसके साथ ही क्लोज बी में ये बात की गई है कि जिस जुरिस्डिक्शन में ये डिक्री कोर्ट है यहाँ पे इस जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी या तो है नहीं या फिर प्रॉपर्टी तो है बट जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है वो प्रॉपर्टी। मान लीजिए 50 लाख की डिक्री है और जो प्रॉपर्टी है वो 30 लाख की ही है। अगर प्रॉपर्टी है नहीं या फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है डिक्री को और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होती है कि इसके इतने अमाउंट की डिक्री किसी और जुरिस्डिक्शन में है, तो कोर्ट ट्रांसफ़र कर देगी इस डिक्री को उस दूसरी कोर्ट के पास। उसके साथ ही क्लोज सी में इन्होंने बात की है कि जो डिक्री पास हुई है इस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, वो डिक्री इसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या डिलीवरी के लिए है कि इसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसकी, जजमेंट डेटर की, जिसे डिलीवर या सेल करना है डिक्री होल्डर को, और जो ये प्रॉपर्टी है वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो कोर्ट क्या करेगी, जिस जगह पर ये
प्रॉपर्टी है वहाँ पे इस डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। उसके साथ ही क्लोज डी एक रेजिडुअरी क्लोज है जहाँ पे बात की गई है कि अगर कोर्ट को कोई और रीज़न ठीक लगता है इस डिक्री को ट्रांसफ़र करने का तो उस वैलिड रीज़न को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस डिक्री को ट्रांसफ़र कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट के, जिस रीज़न को कोर्ट राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी कि क्यों कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट ना करके किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर रही है इस डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में ये बात करते हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो अपने ओन मोशन से यानी सुयो मोटो भी इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को किसी और कोर्ट से करने के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या डिफरेंस है। सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन लगा रहा है डिक्री होल्डर, वहीं सबसेक्शन 2 में कोर्ट खुद से ऑन मोशन से सुयो मोटो इस डिक्री को ट्रांसफ़र कर रही है किसी और कोर्ट के पास। उसके बाद आते हैं सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 पर। यहाँ पे बात की गई है कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की। ये कहते हैं कि जिस कोर्ट के सामने डिक्री एग्जीक्यूट होनी है उस कोर्ट ने क्या किया, डिक्री को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरी कोर्ट के पास, तो ये जो दूसरी कोर्ट है ये कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंट कैसे होगी, उसके लिए कोर्ट यही देखेगी कि अगर सूट इस कोर्ट के सामने फाइल हुआ होता तो क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी इस सूट को ट्राई करने के लिए, अगर हाँ तो ये एग्जीक्यूशन के लिए भी कॉम्पिटेंट होगी। यही बात की गई है सबसेक्शन 3 में। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पे। ये इम्पॉर्टेंट है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐड किया गया था 2002 की अमेंडमेंट के बाद, जो कि इफ़ेक्ट में आया 1/7/2002 से। देखिए यहाँ सब रूल 4 में क्या बात की गई है कि कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है, क्या बात कि कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कब, अगर जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है वो पर्सन या प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। क्या कहते हैं ये कि वो कोर्ट जिसने ये डिक्री पास करी है, जिसके अगेंस्ट पास करी है वो पर्सन या वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो फिर ये कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। और ये चीज़ हम सब रूल 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट अगर वो पर्सन जो जेडी है, जजमेंट डेटर है, बाहर है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, अगर उसकी प्रॉपर्टी वहाँ है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो यही बात ये क्लियर करते हैं 2002 के अमेंडमेंट के बाद ये सब सेक्शन को ऐड करके कि कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब वो पर्सन या वो प्रॉपर्टी उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। पर 2002 से पहले क्या था कि ये कोर्ट चाहे तो ट्रांसफ़र कर देती और चाहे तो खुद से भी ट्राई कर लेती। पर 2002 के बाद अब ये मैंडेटरी हो गया कि ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये कोर्ट खुद से इस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। पर इस सब सेक्शन में एक ट्विस्ट है जो कि आया इस केस के बाद, जो कि है मोहित भरगावा वर्सेस भारत भूषण भरगावा एंड अदर्स 2007 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हुआ क्या, ये जो सबसेक्शन 4 है यही सब बातें की गई। उसके साथ ही ये कहा गया कि 2002 के अमेंडमेंट से पहले क्या था कि कोई कोर्ट चाहे तो ट्रांसफ़र कर दे अगर वो बाहर रहता है और चाहे तो ट्रांसफ़र ना करे। पर 2002 के अमेंडमेंट के बाद क्या है, ये मैंडेटरी हो गया कि अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री है या वो प्रॉपर्टी बाहर है तो अब कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। पर साथ ही इस केस में इस सब सेक्शन की कुछ एक्सेप्शन भी बताई हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर सेक्शन 46 का कोई ऑर्डर है या फिर ऑर्डर 21 रूल 50, ऑर्डर 21 रूल 3, ये टेम्परेरी इंजंक्शन का कोई ऑर्डर या डिक्री है तो उसे ये कोर्ट भी एग्जीक्यूट कर सकती है, चाहे भले ही वो पर्सन या प्रॉपर्टी उसके जुरिस्डिक्शन में ना हो। ये था हमारा सेक्शन 39। आई होप सेक्शन 39 तक के प्रोविजन आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 42, जो कि डील करता है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री। देखिए यहाँ सेक्शन 42 में बात की गई है कि एक कोर्ट जिसने डिक्री पास करी थी उसने डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया किसी और कोर्ट के पास उस डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए। तो जो ये ट्रांसफर्ड कोर्ट है जिसे डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफ़र की गई है, ये कोर्ट के पास सेम पावर होंगे जो कि इस कोर्ट के पास है जिसने डिक्री पास करी थी। यही बात की गई है सेक्शन 42 में। और इसके अलावा जो सेक्शन 40 और 41 हैं और उसके बाद सेक्शन 43 से सेक्शन 45 तक जो भी सेक्शन है उनका नंबर
ध्यान में रखना ज़रूरी है, पर प्रोविजंस में क्या दिया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिसेप्ट्स क्या होता है, जो कि सेक्शन 46 में दिया गया।